हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल और थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज बात करते हैं क्लास 10th कॉमर्स यानी वाणिज्य। यानी दोस्तों आज हम क्लास 10th कॉमर्स वाणिज्य की बात करेंगे। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 12 होगा। दोस्तों चैप्टर नंबर 12 होगा जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जिसे बोलते हैं दोस्तों RBI। दोस्तों आज मैं RBI के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा और इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो 2023 में यानी 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आज यानी क्लास 10th कॉमर्स की बात करेंगे। और दोस्तों क्लास 10th कॉमर्स यानी वाणिज्य और इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन है मैं सभी कराऊंगा। चैप्टर नंबर 12 होगा केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों जिस बैंक को आप RBI भी कहते हैं, यानी दोस्तों मैं आज RBI से संबंधित आपको सभी वे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सभी वे क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। यानी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर यानी वे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 2012 से लेकर 2022 तक, 2012 से लेकर 2022 तक ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 2012 से लेकर 2022 तक जितनी बार भी रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, यानी दोस्तों ये क्वेश्चन मैं सब आपको आज इस वीडियो के अंदर सोल्व कराऊंगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है। कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है चैप्टर वाइज। तो दोस्तों अगर आप सभी वे वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाकर वहाँ से वे सभी वीडियो यानी चैप्टर वाइज देख सकते हो, यानी वे सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हो। तो दोस्तों मैं उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ से वे सभी वीडियो देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों यानी ये टारगेट 23 फरवरी 2023, यानी दोस्तों आप सभी जानते हैं जो हमारा कॉमर्स का पेपर होगा वो 23 फरवरी को होगा। यानी उस दिन कलाकार कॉमर्स का दोनों का पेपर साथ है। तो दोस्तों 23 फरवरी 2023 70 नंबर पक्के। यानी दोस्तों अगर आप कंटिन्यू हमारी तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों 70 में से 70 आने की आपकी संभावना बढ़ जाएंगी कि आप अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर आएँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक, यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक है जिसे आप RBI भी कहते हो, भारतीय रिजर्व बैंक के 2 प्रमुख कार्यों का उल्लेख करो। यानी दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके प्रमुख 2 कार्यों को उल्लेख करो। दोस्तों 2014, 16 और 19 में पूछा गया, 2014, 16, 19 में पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के 2 प्रमुख कार्यों का उल्लेख करो। तो दोस्तों सबसे पहला जो इसका कार्य होता है नोट निर्गमन करना। नोट निर्गमन करने का मतलब यानी नोटों को छापना। जो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या है, नोट निर्गमन करना, यानी नोटों को छापना। यानी भारतीय रिजर्व बैंक का 1 रुपये के नोट को छोड़कर, यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों RBI जो है ना 1 रुपये के नोट को छोड़कर, यानी 1 रुपये का नोट को छोड़कर, यानी जो RBI होता है वो 1 रुपये के नोट को नहीं छापता। तो दोस्तों ध्यान रखना कि भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट को छोड़कर, 1 रुपये के नोट को छोड़कर शेष सभी प्रकार के नोटों का निर्गमन करता है। शेष सभी प्रकार के नोटों का निर्गमन करता है। तो दोस्तों ये मान लीजिए यानी RBI जो है 1 रुपये का नोट, तो 1 रुपये का जो नोट होता है इसे तो छापता नहीं। और 1 से लेके दोस्तों 2 से लेके और 2000 तक, तो फिलहाल 2000 तक के नोट ही हैं। 2000 रुपये तक का नोट कौन RBI छापता है। 2000 रुपये के बीच में कितने का ही नोट हो, 2 का हो, 5 का हो, 7 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 100 का हो, 200 का हो, 50 का हो, 500 का हो, 1000 का हो, 2000 का हो। दोस्तों सब कौन करता है, सब RBI करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना भारतीय रिजर्व बैंक के 2 प्रमुख कार्यों को उल्लेख नोट निर्गमन करना। भारतीय रिजर्व बैंक का 1 रुपये को छोड़कर सभी प्रकार के नोटों का निर्गमन करता है। यह निर्गमन कार्य न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा किया जाता है। यानी यह निर्गमन कार्य न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा किया जाता है। यानी दोस्तों अगर जो यह निर्गमन कार्य है वो न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है, जिसके अनुसार बैंक 200 करोड़ रुपए का सोना व विदेशी प्रतिभूतियां कोष में रखता है। जिसके अनुसार बैंक 200 करोड़ रुपए का सोना व विदेशी प्रतिभूतियां कोष में रखता है। दोस्तों इसका मतलब क्या है, इन दोस्तों ध्यान रखना इसका मतलब क्या है, न्यूनतम कोष प्रणाली क्या है। इसके अनुसार बैंक 200 करोड़ रुपए सोना व विदेशी प्रतिभूतियां जमा करता है। यानी दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास आपने 200 करोड़ रुपए के नोट छापने हैं। इन 200 करोड़ रुपए की संपत्ति आपको, यानी 200 करोड़ रुपए के नोट छापने, तो दोस्तों उसके अंतर्गत बैंक अपने पास 200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा चीज़ रखता है। यानी 200 करोड़ रुपए का सोना, 200 करोड़ रुपए में सोना व विदेशी, यानी दोस्तों इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है मैं उसमें समझाऊंगा। दोस्तों उसमें समझोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी बस ध्यान रखना कि यह न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत द्वारा किया जाता है, जिसके अनुसार बैंक 200 करोड़ रुपए का सोना व विदेशी प्रतिभूतियां कोष में रखता है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा इसका कार्य देखते हैं।
सरकार का बैंक यानी सरकार के बैंक के रूप में भी रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार के राज्य सरकार की ओर धन की प्राप्ति व उनके आदेश अनुसार भुगतान करता है। इन दोस्तों दूसरा नंबर क्या, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? सरकार के बैंक के रूप में रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों की ओर धन की प्राप्ति व उनके अनुसार भुगतान करता है। ये दोस्तों जो रिजर्व बैंक होता है वो यानी सरकार का बैंक होता है। इसमें जो आय जो इकट्ठी होती है दोस्तों, सब आय जो भी पैसा आएगा सरकार का दोस्तों वो सब इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद ही यहाँ से ही उस पैसे का बंटवारा होता है। कह रहा है ना, आदेश अनुसार भुगतान करता है, नहीं लोगों को जिसे भी देना है उन्हें देता है। यह सरकारों के लिए ऋण, ब्याज और मूल राशि के भुगतान की व्यवस्था करता है। यानी यह सरकार के लिए ऋण, ब्याज और मूल राशि के भुगतान की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, सरकार के लिए ऋण, ब्याज और मूल राशि के भुगतान की व्यवस्था करता है। कौन? सरकार का बैंक करता है। अब दोस्तों तीसरा कार्य देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक का केंद्रीय बैंक संबंधी कोई एक कार्य बताइए। दोस्तों रिजर्व बैंक का केंद्रीय बैंक संबंधी कोई एक कार्य बताइए। दोस्तों जो रिजर्व बैंक है वो बैंक यानी केंद्र का मतलब यानी सरकार का बैंक है, इससे संबंधित कोई कार्य बताइए। दोस्तों ये एक कार्य तो ये हो गया कि यह सरकार की जो आय होगी यानी उसे सबको अपने अंदर कर रखता है और उसके बाद उसका भुगतान करता है, और यह सरकार के लिए ऋण, ब्याज और मूल राशि के भुगतान की व्यवस्था भी करता है। दोस्तों मैंने 2 कार्य तो आपको इसके अंदर ही बता दिया, आप इसके अंदर ही बता सकते हैं, लेकिन मैं एक और एक्स्ट्रा बताता हूँ आपको। 2019, 20 और 22 में पूछा गया दोस्तों। यह पत्र मुद्रा निर्गमन का एकमात्र अधिकार रिजर्व बैंक करता है। रिजर्व बैंक का है। रिजर्व बैंक में इसके लिए अलग विभाग है। न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमन करता है। यानी दोस्तों दूसरा कार्य क्या है? ये नोट निर्गमन भी करता है। यानी नोट निर्गमन कैसे? दोस्तों नोट किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए तो क्या नहीं जा सकते। नोट यानी नोट का जो निर्माण होगा वो सरकार के लिए तो क्या जाएगा? वो कह रहा है ना कि रिजर्व बैंक का केंद्रीय बैंक संबंधी कोई एक कार्य बताओ। तो यह पत्र मुद्रा निर्गमन का मात्र अधिकार रिजर्व बैंक का है। रिजर्व बैंक इसके लिए अलग विभाग है। न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर अब नोट निर्गमन करता है। कौन सी? दोस्तों ध्यान रखना, ये बहुविकल्प में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो रिजर्व बैंक है वो कौन सी प्रणाली के अंतर्गत यानी नोट निर्गमन करता है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर अब यह नोट निर्गमन करता है। न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर यह नोट निर्गमन करता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले पेज पर। अर्थात अगर 200 करोड़ रुपए की मुद्रा यानी मान लीजिए 200 करोड़ रुपए की आपके पास मुद्रा निकालनी है तो हमें 115 करोड़ रुपए मूल्य का सोना और 85 करोड़ रुपए के मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियाँ होनी चाहिए। ये दोस्तों अब क्या कह रहा है? अब इस यहाँ समझिए दोस्तों, जो मैंने पॉइंट वहाँ बताया था ना, अब इसे यहाँ पर समझिए। यानी अगर आपको 200 करोड़ रुपए के मुद्रा निकालने यानी अगर आपको 200 करोड़ रुपए छापने हैं तो हमें 115 करोड़ रुपए के मूल्य का सोना यानी आपको 115 करोड़ रुपए का जो 115 करोड़ रुपए जिस सोने की कीमत हो वो आपके पास होना चाहिए, और 85 करोड़ रुपए की मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियाँ का मतलब है दोस्तों विदेश से जो प्राप्त होता है पैसा वो आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप 200 करोड़ रुपए की मुद्रा निकालना चाहते हैं तो 115 करोड़ रुपए मूल्य का सोना और 85 करोड़ रुपए के मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियाँ आपके पास होनी चाहिए। ये दोस्तों बिल्कुल आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको 200 करोड़ रुपए का निकालना है तो दोस्तों हमें 115 करोड़ रुपए की तो 115 करोड़ रुपए का तो आपके पास सोना होना चाहिए, और बाकी कितने बचे? 85 करोड़ का क्या होना चाहिए? 85 करोड़ का दोस्तों आपके पास क्या नाम लिख रहा है? विदेशी पैसा होना चाहिए। विदेशी पैसा यानी जो विदेश का पैसा होगा, यानी अमेरिका का, चीन का, कनाडा का, इनका आपके पास पैसा होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, यही है जो न्यूनतम कोष प्रणाली है ना दोस्तों, यही है कि अगर आप 200 करोड़ रुपए छाप रहे हैं तो उसमें आपके पास में 115 करोड़ रुपए का सोना होना चाहिए और 85 करोड़ रुपए की विदेश मुद्रा होनी चाहिए। अब देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोई 2 साधारण बैंकों के बैंकिंग कार्य बताइए। यानी रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ऑफ इंडिया के आरबीआई यानी जिसे आप रिजर्व बैंक भी कहते हैं कि 2 साधारण बैंकिंग संबंधित कार्य बताओ। यानी आरबीआई के 2 साधारण बैंकिंग संबंधित कार्य बताओ। दोस्तों 2015, 17, 19, 20 2015, 17, 19, 20 में पूछा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोई 2 साधारण बैंकिंग संबंधित कार्य बताओ। नंबर 1 दोस्तों व्यापारिक बिलों का क्रय विक्रय करना है। दोस्तों जो व्यापारिक बिल होते हैं उनका क्रय विक्रय करना, यानी यह भारत में लिए गए व्यापारिक बिलों तथा प्रतिज्ञा पत्रों का क्रय विक्रय करता है तथा उनकी पुनः कटौती भी करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, यह भारत में लिए गए व्यापारिक बिलों तथा प्रतिज्ञा पत्रों का क्रय विक्रय करता है तथा उनकी पूर्ण कटौती भी करता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला, कृषि बिलों का क्रय विक्रय करना। रिजर्व बैंक भारत में लिखे गए कृषि बिलों का भी क्रय विक्रय करता है तथा पूर्ण कटौती करता है। यानी जो रिजर्व बैंक होता है कृषि बिलों का भी
रिजर्व बैंक भारत में लिखे गए कृषि बिलों का भी क्रय विक्रय करता है और उनकी पूर्ण कटौती भी करता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भारत के केंद्रीय बैंक और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि बैंक का नाम लिखो। यानी भारत के केंद्रीय बैंक तथा और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि बैंक का नाम लिखो। केंद्रीय बैंक और केंद्रीय बैंक का प्रतिनिधि का नाम लिखो दोस्तों। 2014, 16, 19 और 21 में पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों भारत के केंद्रीय बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। यानी जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक है। दोस्तों ध्यान रखना, एक में आ सकता है, यानी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में आ सकता है कि दोस्तों यानी बहुविकल्प में आ सकता है कि भारत के केंद्रीय, लघु उत्तरीय, बहुविकल्प है दोस्तों किसी में भी आ सकता है कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखो, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखो और भारतीय केंद्रीय बैंक का नाम लिखो और भारतीय रिजर्व बैंक। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। यानी भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक है। तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तथा इसे स्टेट ऑफ बैंक इंडिया भी कह देते हैं। केंद्रीय बैंक का प्रतिनिधि बैंक है, केंद्रीय बैंक का प्रतिनिधि बैंक है। ये दोस्तों जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम SBI कहते हैं वो किसका? वो केंद्रीय बैंक का प्रतिनिधि बैंक है। दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों ध्यान रखना, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस पॉइंट को आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी दोस्तों जो केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया है इसे तो बोलते हैं RBI और दोस्तों स्टेट ऑफ बैंक इंडिया को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दोस्तों SBI। दोस्तों अगला चैप्टर SBI ही है हमारा। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक है तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक का प्रतिनिधि बैंक है। यानी इसका प्रतिनिधि, यानी इससे छोटा बैंक है, इसका साथी बैंक जो है केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक का प्रतिनिधि बैंक है कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों का संक्षेप में वर्णन करो। यानी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों का संक्षेप में वर्णन करो। 2017, 19, 20 और 21 में पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें। दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो प्रमुख कार्य हैं उनका संक्षेप में वर्णन करो, ये इसमें कह रहा है दोस्तों। तो दोस्तों करते हैं। यानी भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग ने दिया था। यानी दोस्तों ध्यान रखना, भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग ने दिया था सन 1921 में केंद्रीय बैंक की कमी दूर करने के लिए सन 1921 में केंद्रीय बैंक की कमी दूर करने के लिए इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। किसकी? इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। कब? 1921 में की गई। किंतु सन 1931 में बैंकिंग जांच समिति ने रिजर्व बैंक की तत्कालिक स्थापना पर बल दिया। रिजर्व बैंक की तत्कालिक स्थापना पर बल दिया गया। इन प्रयासों से सन 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम पारित किया गया तथा अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। यानी 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, आप एक बार और समझिए इसको, सुनो। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों का संक्षेप में वर्णन करो। 2017, 19, 20, 21 में पूछा गया। यानी भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग ने दिया था। आप इस तरह से इसे पेपर में लिख सकते हो। हेस्टिंग ने दिया था सन 1921 में केंद्रीय बैंक की कमी दूर करने के लिए इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। यानी जो केंद्रीय बैंक को दूर करे, उसकी जो कमी को दूर करने के लिए इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। किंतु सन 1931 में बैंकिंग जांच समिति ने रिजर्व बैंक को तत्काल स्थापना पर बल दिया। यानी 1931 में बैंकिंग जांच समिति, यानी किसने? बैंकिंग जांच समिति, जो बैंकिंग जांच समिति होती है उसने रिजर्व बैंक की तत्काल स्थापना पर बल दिया। इन प्रयासों से सन 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम पारित किया गया। यानी कब? 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम पारित किया गया तथा 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक के रूप में कार्य करने लगा। यानी दोस्तों ध्यान रखना कि जो RBI है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब की गई? तो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। दोस्तों यानी यह मेरा चैप्टर था, कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप केंद्रीय बैंक भी कहते हैं या आप केंद्रीय बैंक भी कह सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। क्लास 10th थी दोस्तों, कॉमर्स का चैप्टर था हमारा। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों इससे अगला जो टॉपिक हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से है, यानी कौन सा? स्टेट ऑफ बैंक इंडिया के नाम से है। तो दोस्तों मैं स्टेट ऑफ बैंक इंडिया से संबंधित आपको जितने भी क्वेश्चन हैं, आपकी जितनी भी क्वारीज हैं दोस्तों, मैं सब आपकी यानी अगले चैप्टर में हल करा दूँगा। तो दोस्तों
उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है, जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है सभी वीडियो की, चैप्टर वाइज क्लास 10th और 12th के सभी सब्जेक्टों की। तो दोस्तों आप जाकर वहाँ से भी ये सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को भी जरूर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि आपको ये सभी वीडियो कैसी लग रही है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।